आप देख रहे हैं सनसेट टीवी। आपके साथ मैं हूं दीक्षा कोहली। कार्यक्रम नेचर एंड यू में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज प्रकृति की सबसे खूबसूरत कृति पक्षियों पर हम बात करने आप पहुंचे हैं ओखला बर्ड सेंचुरी। दुनिया भर में पक्षियों की संख्या में भारी गिरावट आ रही है और भारत भी इस संकट से अछूता नहीं है। 1970 के बाद से उत्तरी अमेरिका में 2.9 बिलियन पक्षी घट गए हैं, जबकि यूरोप में 600 मिलियन पक्षी गायब हो चुके हैं। भारत, जो 10% से अधिक वैश्विक पक्षी प्रजातियों का घर है, इस संकट को महसूस कर रहा है। वैश्विक स्तर पर अब तक लगभग 10,000 पक्षी प्रजातियां पहचानी जा चुकी हैं, जिनमें से 1300 से अधिक प्रजातियां भारत में पाई जाती हैं। हालांकि भारत की जैव विविधता में पक्षियों का योगदान अत्यधिक महत्वपूर्ण है। कई प्रजातियां गंभीर संकट का सामना कर रही हैं। हाल ही में प्रकाशित एक रिपोर्ट के अनुसार कुछ प्रजातियां जैसे भारतीय मोर और एशियाई कोयल अच्छी स्थिति में हैं, लेकिन कई अन्य प्रजातियां तेजी से घट रही हैं। उदाहरण के लिए नीलकंठ और बतखों की संख्या में कमी आई है और घास के मैदानों में रहने वाली प्रजातियां जैसे रैप्टर और गिद्ध 50% से अधिक घट चुकी हैं। सबसे चिंताजनक स्थिति ग्रेट इंडियन बस्टर्ड की है, जो अब क्रिटिकली एंडेंजर्ड श्रेणी में शामिल है और देश भर में इसकी संख्या महज 150 रह गई है। इसके अलावा भारतीय रोलर, जैर्डन्स कोर्सर, फॉरेस्ट आउलेट और बंगाल फ्लोरिकन समेत कई प्रजातियां भी संकट में हैं। हालांकि भारत में इन संकटग्रस्त प्रजातियों के संरक्षण के लिए कई प्रयास किए जा रहे हैं। अब तक 942 पक्षियों का मूल्यांकन किया गया है, जिनमें से 178 प्रजातियों को उच्च संरक्षण प्राथमिकता दी गई है। राहत की बात यह है कि पिछले 8 वर्षों में 217 पक्षी प्रजातियां स्थिर हैं या फिर बढ़ी हैं। पक्षी संरक्षण में प्रगति हो रही है और 30,000 से अधिक पक्षी प्रेमियों द्वारा 30 मिलियन अवलोकन किए गए हैं, जिससे पक्षियों की प्रवृत्तियों और वितरण का मूल्यांकन किया गया है। हालांकि इस दिशा में कई चुनौतियां अभी भी बरकरार हैं, जिनसे निपटने के लिए निरंतर प्रयास की आवश्यकता है। और आज हम आपको इस कार्यक्रम में उनसे मिलवाएंगे जो कई वर्षों से इन पक्षियों को, इन परिंदों को देख रही हैं बहुत करीब से। उनकी तस्वीरें भी अपने कैमरा में कैद कर रही हैं और पूर्व प्रशासनिक अधिकारी भी हैं। हमारे साथ हैं पूर्व इंडियन डिफेंस अकाउंट सर्विसेज की अधिकारी, बर्ड वॉचर, ऑथर, बर्ड फोटोग्राफर मैडम मंजुला माथुर जी। बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका सनसेट टीवी पर। इट्स प्लेजर टू हैव यू हियर मैम। थैंक यू। चलिए मैम, आज वॉक पर चलते हैं ओखला बर्ड सेंचुरी में। लगभग कितने सालों के बाद आ रही हैं आप यहाँ पे? लगभग 15 साल के बाद आ रही हूँ। 15 साल के बाद? यस मैम, 15 साल में क्या कुछ बदला है यहाँ पर? यहाँ पर सड़कें बन गए, यहाँ पर काफ़ी रीड्स कट गए और वो रीड्स इतना इम्पोर्टेंट है बर्ड्स के लिए, क्योंकि उसी रीड्स में काफ़ी सारे रेसिडेंट बर्ड्स जो ओखला के थे, जैसे येलो बेलीड प्रीनिया, बाया वीवर्स, स्ट्रीक्ड वीवर्स, वो दिख ही नहीं रहे हैं। इतने ऊंचे ऊंचे रीड्स थे और हम रीड्स के बीच से वॉक करते थे, तो वो माहौल कुछ और था। आइए मैम, आगे चलते हैं, बात करते हैं बिहाइंड द बाइनोकुलर्स एंड योर कैमरा लेंसेज की। मैम, तो बहुत खूबसूरत सी जगह ये है। जैसा कि आपने बताया कि जब आप बहुत साल पहले यहाँ आई थी तो बिल्कुल जंगल था, ये एक छोटी सी पगडंडी थी और उस पर आपने चलकर बहुत से पक्षियों को देखा। उस समय मैम आपको जो पक्षी दिखे वो कौन कौन से थे? क्या क्या खूबियाँ हैं उन पक्षियों की? तब हमने येलो बेलीड प्रीनिया देखा था। वो एक बर्ड है जिसका पूंछ बहुत लंबा होता है और चोंच डार्क होता है और उसका पेट जो है, बेली जो है, वो एकदम ब्राइट येलो होता है। तो वो पक्षी हमने यहाँ देखा था रीड्स में। और हमने वीवर बर्ड्स भी काफ़ी देखे थे, जैसे स्ट्रीक्ड वीवर, बाया वीवर, और हमने और भी बर्ड्स देखे थे, डक्स, लाइक
कॉमन पोचार्ड, पिन टेल डक्स, ऐसे हमने डक्स देखे थे। और हमने एक ज़मीन पर चलते हुए एक बहुत सुंदर पक्षी देखा था जिसका नाम है ब्लू थ्रोट। अभी मैं जब चल के आ रही थी यहाँ तो मैंने ब्लू थ्रोट का पिक्चर भी देखा, बोर्ड देखा था। बट जब तक आप उसको नहीं देखेंगे आपको अनुमान नहीं होगा कि वो कितना सुंदर है। मैम, अभी आप बायनोकुलर से बहुत सारे पक्षियों को देख रही थी, आप उन्हें निहार रही थी, आप बता रही थी कि ये पक्षी ये है, ये पक्षी वो है। जब पहली बार बायनोकुलर्स उठाया था उसके बाद एक ऐसा पल रहा होगा ना लाइफ में कि आप रुक गए, ओ माय गॉड, दिस इज़ व्हाट आई वांटेड टू सी। वो पल कौन सा था? हम पनगोट गए थे। पनगोट एक छोटा सा हैमलेट है, गांव है उत्तराखंड में। और हमारे साथ जो गाइड था उन्होंने अपनी बाइनोकुलर हमको दिया था। तब हमने एक हिमालयन पक्षी देखा था, स्पॉटेड फॉकटेल। ये सबसे कॉमन फॉकटेल है। बट हमें इतना सुंदर लगा था। एक्चुअली इट इज़ ब्लैक इन कलर, उसके पीठ पर वाइट स्पॉट्स है, तो इसीलिए उसको बोलते हैं स्पॉटेड फॉकटेल। अ लॉन्ग टेल विथ वाइट मार्क्स ऑन इट। सो उसको देखकर हमें लगा कि ये तो एक बहुत अनोखा पक्षी है, इनको और देखना है। ऐसे और भी पक्षी होंगे जो सुंदर होंगे या जो बहुत कम दिखते हैं और हमें दिख जाए। तो इसलिए हमने ये जर्नी पर हमने कदम रखा। मैम, पर डिफेंस अकाउंट्स और पक्षी, इनका दूर दूर से कोई मेल खाता हुआ नाता नहीं है। कभी एक नेचर ब्रेक लेने के बाद क्या मैम जब ऑफिस वापस आते थे आप, कुछ वो डिफरेंस आपकी लाइफ में आता था, कुछ बदलाव, कुछ पॉजिटिव एनर्जी? हम बहुत रिफ़्रेश्ड होके आते थे, बिकॉज़ तब मैं बहुत पहले की बात कर रही हूँ, 2005, 2006, 2008। तो जंगल भी काफ़ी अनटच्ड होते थे और वातावरण भी बहुत सुहाना होता था और पक्षी दिखते थे। तो हमें एक बहुत स्फूर्ति मिलती थी ऐसे एनकाउंटर्स से, ऐसे अनुभवों से, और हम अपने काम को स्फूर्ति से करने लगते थे। बिकॉज़ हमारे मेमोरीज़ इतने अच्छे थे। इंस्टेड ऑफ बैड मेमोरीज वी हैव वेरी गुड मेमोरीज ऑफ ऑल दीज ब्यूटीफुल अनोखे बर्ड्स जो हमें टाउन्स में नहीं दिखते हैं। उसके लिए जंगल ही आना पड़ेगा और उसके लिए चलना भी बहुत पड़ेगा और कोशिशें भी बहुत करनी पड़ेगी। मैम, पहली बार जो बायनोकुलर आपने उठाया था वो आपका खुद का नहीं था, फिर आपने खुद अपना बायनोकुलर लिया, वहाँ से एक जर्नी शुरू हुई। कोई किस्सा, कोई कहानी, कोई ऐसी बात याद आती है जो कभी ना भूलने वाली हो? हम लोग मैं अपनी बहन और मेरे छोटे बेटे के साथ हम गए थे सिंगलीला नेशनल पार्क जी। और एक बहुत छोटा गांव था वहाँ, लमीधुरा। वहाँ हम गाड़ी से उतरे और थोड़ा सा एक टीला सा जैसा था, उसको हम चढ़े और हमारे चारों तरफ बहुत सारे सूखे पत्ते पड़े थे और उसमें एक इतना सुंदर पक्षी हमें मिला, इन अ फ्लॉक ऑफ 10 पक्षी। उनका नाम था कॉलर्ड ग्रॉसबीक और वो बहुत सुंदर है। उसका बेली पूरा येलो, उसका पीठ ब्लैक, उसका सर ग्लॉसी ब्लैक, शाइनिंग ब्लैक, लाल आँखें, और उसकी फीमेल्स थोड़े डल कलर के थे। बट वो जो मेमोरी था मेरा, मैं कभी नहीं भूलूँगी। I mean, we were standing surrounded by collared grosbeaks, और आजकल collared grosbeaks को देखना, उनको इतनी अच्छी तरह, इतनी आसानी से मिलना बहुत दुर्लभ है।
मैम देखिए, पक्षियों को देखना, उसके बाद उन्हें क्लिक करना एक बात है, लेकिन एक चीज़ ये है कि आपको किसी पक्षी के बारे में पता चला और आप उसे सुनकर बहुत एक्साइटेड हुए, बहुत फैसिनेट करने लगा वो पक्षी, लेकिन वो पक्षी आसानी से कहीं मिलता नहीं था, बहुत दुर्लभ है, कहीं ना मिलने वाला, लेकिन आपको पहली बारी में मिल गया और आपने ऐसा महसूस किया, यू आर द लकी वन। ऐसा भी कुछ हुआ होगा? यस, दिस इज़ अबाउट द लिसू रेन बैबलर। हम लोग एक बहुत रिमोट हैमलेट में गांव में रह रहे थे, कॉल मैज़गांव। मेरे साथ एक बर्डर था जो बहुत अच्छा बर्डर है, दिग्विजय सिंह राठौर। उनका कहना था कि चलो हम लोग लिसू के लिए जाए, और हमारा प्लान था नामदाफा में बर्डिंग करना, बट उन्होंने हमारा ये जो मकसद था वो बदल दिया। अच्छा, लिसू के बारे में तब आपने पहले सुना था? हमने एक्चुअली नहीं सुना था, बिकॉज़ वो एक रेन बैबलर है, जो न्यूली डिस्कवर्ड रेन बैबलर, द लेटेस्ट रेन बैबलर इन इंडिया। तो हम गए और हमें काफ़ी चढ़ाई करनी पड़ी। एक्चुअली वी हैड टू, हमें एक माउंटेन को चढ़ना था, उसका नाम था माउंट मुगाफी, और वहाँ रोड्स नहीं थे। तो जहाँ हम रह रहे थे वहाँ से हमें वॉक से माउंटेन के बेस पर हम रुके। तो उसके बाद माउंटेन, वी वेंट हाफ वे अप द माउंटेन, और एक लकड़ी का हट था, बड़ा सा हट, और वहाँ हम ठहरे रात को। उसका नाम था डियर कैंप, और वहाँ हमने खाना खाया। हमारे साथ काफ़ी पॉटर्स भी जा रहे थे, तो वो हमारे सामान वगैरह वो लेके जा रहे थे। और रात को बारिश हुई, और मैं ये सोच रही थी कि क्या होगा। और सुबह जब मैं अपने टेंट से क्रॉल करके निकली तो मेरे लेग में दर्द हो रहा था। तो आई वॉज थिंकिंग दैट भी और क्लाइंब करना है, कैसे करेंगे। बट समहाउ जब हम पक्षी, कोई बहुत रेयर पक्षी को ढूंढने के लिए जाते हैं, तो हम फिज़िकल डिस्कम्फर्ट्स को भूल जाते हैं। तो फिर हमने वी क्लाइंब और वी क्लाइंब सम फॉर 2 hours, एंड उसके बाद हमें लिसू रेन बैबलर बड़े घने जंगल में मिला, और हमने उनका गाना सुना। मेल एंड फीमेल दोनों थे, और उसको अच्छी तरह देखने के बाद हमने फ़ोटो लिया। और आई थिंक इंडिया में इतने सारे फ़ोटोज़ इसके नहीं हैं जी। और हमने इतना सेलिब्रेट किया वहीं पर कि लिसू मिल गया। मैम, पक्षी का इंडिकेशन कैसे होता है कि वो पक्षी आ गया? आवाज़ से, उसकी साउंड से? मूवमेंट एंड मे बी साउंड, बट फर्स्ट मूवमेंट। वो मूवमेंट क्या होता है, कैसे समझा जाए? जैसे पक्षी उड़ के आके डाली पर बैठता है और बैठती है, तब हमें इंडिकेशन मिल जाता है कि द बर्ड हैज़ कम। मैम, सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग क्या है, क्योंकि एक लंबा इंतज़ार है? राइट टाइम में राइट फोकस, दैट इज़ द नीड ऑफ द डे। कि आपको फोकस मिल गया, आप पक्षी को अच्छी तरह से देख रहे हैं, और आपको जैसा शॉट चाहिए, आइदर यू वांट अ प्रोफाइल शॉट ऑफ द बर्ड so that you get the whole gist of the bird, और या आप सामने से चाहते हैं, कोई लोग सामने से भी खींचना चाहते हैं। मैं तो प्रोफाइल शॉट हमेशा प्रेफर करती हूँ, क्योंकि उसमें पक्षी का पूरा आकार आ जाता है। अच्छा मैम, कभी ऐसा सैड मोमेंट भी रहा होगा कि आप किसी पक्षी के बारे में सुनकर बहुत एक्साइटेड होकर गए, आपने वहाँ पूरा सेटअप लगाया, लेकिन उस पक्षी की एक बार भी झलक नहीं मिली और लास्ट में आपको वापस आना पड़ा, ऐसा भी कोई मोमेंट रहा होगा? हाँ, बहुत बार। अभी हम लद्दाख गए थे जुलाई में, और मेरा एक गोल था कि मंगोलियन फिंच का पिक्चर लिया जाए। आई हैव बीन वांटिंग टू सी द मंगोलियन फिंच, और उसकी फ़ोटो भी हमें बहुत
सालों से मेरा इंतज़ार था उसका। तो मंगोलियन फिंच केम आया, वो एक जगह, एक पत्थर साहिब गुरुद्वारा है जी। ले के पास, और हम वहाँ गए और मंगोलियन फिंच भी आया। बाय द टाइम इट केम, लाइट हैड बिकम सो हार्श दैट वो पिक्चर वाइट वॉश्ड हो गया। सो मैं अभी मंगोलियन फिंच के लिए नेक्स्ट ईयर फिर जा रही हूँ। ऐसा होता है। एंड देन एक था वाइट, अगेन इन लद्दाख, वाइट ब्राउड टिट वॉबलर, बहुत ही सुंदर पक्षी, पर्पल ब्रेस्ट एंड पिंक एंड पर्पल, ब्यूटीफुल बर्ड। उसके लिए उस दिन बहुत गर्मी थी लद्दाख में, जुलाई में, क्योंकि क्लाइमेट चेंज के लिए गर्मी तो बहुत बढ़ गई है। और पक्षी पेड़ पर थे, हमको दिख रहा था बट पूरा नहीं दिख रहा था। और फिर वो ऊपर वाली टहनी पे नहीं बैठ रहे थे, वो मिडल स्टोरी से फ्लाई ऑफ कर रहे थे, उड़ जा रहे थे। तो मेरे को वाइट ब्राउड टिट वॉबलर का पिक्चर भी नहीं मिला। दैट इज़ वाई नेक्स्ट ईयर आई एम अगेन गोइंग। मैं फिर से लद्दाख जा रही हूँ इन दोनों पक्षियों के लिए। जी मैम, पक्षी को आपने देखा, पक्षी ने भी आपको देखा, और आपको ऐसा लगा कि पक्षी आपसे बात करने की कोशिश कर रहा है और आप उसे समझ पा रही हो, कोई ऐसा मोमेंट रहा? हाँ, वो हुआ था मेरे साथ। मैं लद्दाख, अगेन लद्दाख की बात करूँगी। मैं वहाँ पर, मैं बहुत पहले भी लद्दाख 2-3 बार गई थी, और मैं एक लाख पक्षी को ढूंढ रही थी। उसका नाम है टिबेटन लाख। तो मुझे दिखा ही नहीं, मैं 2-3 बार गई, दिखा ही नहीं। फिर हम एक बहुत सुंदर हैंडले नाम के एक जगह में, बहुत सुंदर मेडो में गए, और हमने दूर से वो टिबेटन लाख को देखा। एक छोटा सा झुंड था, और मैं अपना कैमरा को विंडो से लेंस को निकाल ही रही थी, तब एक टिबेटन लाख गाड़ी के बिल्कुल नज़दीक एक पत्थर था, बड़ा पत्थर, उस पर आकर बैठ गया। तो आई कुड गेट ऑल द शॉट्स। तो ये मुझे ऐसा लगता है, इट इज़ सम काइंड ऑफ टेलीपैथी पक्षी और मेरे बीच में। हम उसको चाह रहे थे कि वो आए और उनकी फ़ोटो हम ले पाए, और वो आ गया। वो भी फोटो रेडी होकर आ गया कि आई एम रेडी टू पोज। एंड इट वाज पोजिंग। मैम, देश विदेश आप घूमे हो, आपने सोलो ट्रिप किए हैं कई, सोलो ट्रिप ही किए हैं, लेकिन एक इनिशिएटिव लेना कि हाँ मुझे स्टेप आउट करना है, मुझे पिक्चर्स लेनी है, आई वॉन्ट टू बी अ बर्ड वॉचर, आई वॉन्ट टू फोटोग्राफ द बर्ड्स, और उसके बाद अकेले भी किसी शहर में नहीं, जंगलों में जाना। मैम, ये जो जज्बा है कहाँ से आता है? it is very much internal and it also depends आपकी इच्छा कितनी तीव्र है। इच्छा तीव्र होना चाहिए। मैं इनफैक्ट रिसेंटली आई हैड गॉन टू बोर्नियो। मैं बोर्नियो गई थी। बोर्नियो इज़ एक्चुअली सबा इन बोर्नियो which is under Malaysia, which is in a part of Malaysia. तो सबा में मैं जा रही थी अकेले, और जो गाइड मुझे मिलने वाला था, जो मुझे दिखाने वाला था, उसको मैं जानती ही नहीं। खेरू लिखवान मटनिन वॉज हिज नेम। आई वॉज थिंकिंग इन द प्लेन कि मैं अकेले जा रही हूँ, मैं इस जगह गई नहीं, और इस बंदे को भी मैं नहीं पहचानती। बट मैंने सोचा कि चलो, एंड वो मिला मुझे सबा में, और वो इतना अच्छा गाइड था, इतने उसको पक्षी की जानकारी इतनी अच्छी थी,
तो हम बहुत सारे पक्षियों को देखें और फोटोज़ लिए, और उसमें मुझे याद है 2 पक्षी जो बहुत सुंदर थे। एक तो क्रिम्सन हेडेड पार्ट्रिज, जब हम उसका पिक्चर ले रहे थे बारिश हो रही थी, मूसलाधार बारिश हो रही थी, और हमारे चारों तरफ वो छोटे छोटे नदी बह रहे थे, और मैटनी ने हमारे ऊपर एक प्लास्टिक शीट लगा दिया था, तो हमने क्रिम्सन हेडेड पार्ट्रिज का फ़ोटो ऐसे लिया। और एक और बर्ड वाइट हेड्स ट्रोगोन, अगेन बहुत ही सुंदर पक्षी, उसका फ़ोटो भी हमने, काफ़ी ताइवानीज बर्डर्स थे, फोटोग्राफर्स थे, उनके बीच खड़े होकर हमने पिक्चर लिया। आई रिमेंबर दैट। मैम, कभी किसी पक्षी की फोटोग्राफी करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आई हो? बेसिकली वो आउल्स की फोटोग्राफी में होता है, During night time? Night time, because especially nocturnal owls crepuscular भी Others होते तो you हैं। find during the day time also. Yes, Nocturnals but are जो usually found in nocturnal night. owls उनके लिए स्पेशल सेटिंग करनी पड़ती है, और पहले तो उनको ढूंढना पड़ता है, उसमें काफ़ी टाइम लगता है, और उसके बाद उस पर एकदम राइट टाइम में जल्दी से शॉट लेना और क्लियर शॉट लेना, वो एक कार्यक्रम होता है। इट्स डिफ़िकल्ट। मैम, इतने सालों में आप क्या और भी फीमेल बर्ड वॉचर्स से मिले, और आपको क्या लगता है कितनी लगभग फीमेल बर्ड वॉचर्स अब आगे आ रही हैं? फीमेल बर्ड वॉचर्स बहुत हैं। आई वोंट काउंट देम ऑल्सो, बट फीमेल बर्ड फोटोग्राफर्स इतने नहीं हैं, बिकॉज एक तो इक्विपमेंट हैवी होता है, बट आजकल तो मिररलेस लेंसेज हैं, मिररलेस कैमरास हैं, बट मैं खुद प्रिफर करती हूँ मेरा DSLRs। आई फील पिक्चर्स विद DSLRs come out very well. तो फीमेल फोटोग्राफर्स आर देयर, दे आर वेरी फेमस वंस। मुझे जेनी मारिया का नाम तो हमेशा आएगा, बिकॉज शी इज़ वन ऑफ द फोरमोस्ट फोटोग्राफर्स, द बेस्ट। अभी उसने आई थिंक सारे इंडियन बर्ड्स के फ़ोटोज़ ले ली है, अभी वो बाहर ही रहती हैं फॉरेन कंट्री में, इक्वेडोर, कोस्टा रिका, ऑल दीज प्लेसेस, पापुआ न्यू गिनी, वहाँ करती हैं। चलिए, पक्षियों की बात हो रही है, फोटोग्राफी की बात हो रही है, तो यहाँ से आगे बढ़ते हैं। लेट अस क्लिक सम पिक्चर्स, और आप Okay. मुझे उन पक्षियों के बारे में बताइए। Okay. आइए। थैंक यू। मैम, मैं ये सोच रही हूँ, इतना सारा इक्विपमेंट अकेले लेकर इतना ट्रैवल करना, ये सच में बहुत मुश्किल टास्क है। Hats off to you. एयरपोर्ट में सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है, बिकॉज मेरा बैग भी बहुत बड़ा है, और मेरे पीछे लेके चलना पड़ता है, और फॉरेन एयरपोर्ट्स स्पेशली। हम कोविड में नेचर ने रिवाइव भी किया खुद को, हाँ, और कोविड के बाद मुझे लगता है कि प्राकृतिक खूबसूरती देखना अपने आप में एक ब्लेसिंग थी, क्योंकि AQI लेवल है वो बदल चुका था, प्रकृति बहुत ग्रीन हो चुकी थी, बहुत ज़्यादा। पक्षी घर की खिड़की तक आने लग गए थे वापस, और बहुत सारे ऐसे वाइल्ड एनिमल्स थे जो सड़कों तक भी आ गए थे। तो कहीं ना कहीं नेचर ने रिकवर किया था। जब Really? पोस्ट कोविड जब आप फोटोग्राफी करने गए, कितना बदलाव आपने देखा? हाँ, मैंने देखा कि जंगल बहुत अच्छे, हरे, शांति बहुत थी, बिकॉज इतने लोग, पहले बहुत लोग जाते थे जंगल में,
और जंगल में पक्षी देखने नहीं जाते थे, वो घूमने जाते थे और शोर करते थे। अभी कोविड के टाइम बिकॉज़ लोग अंदर थे और जंगल को रीजेनरेट करने के लिए मौका मिला, तो वो इट वाज गुड एंड हमारे जो वाइल्ड लाइफ के लोग थे जो बेचारे दे हैड नथिंग टू डू ड्यूरिंग कोविड, उनको भी मौका मिला फिर से लोगों को जंगल में ले जाने के लिए। इट वाज वंडरफुल। मैम यहाँ से भी नज़ारा बहुत खूबसूरत है। हाँ, कुछ पक्षी मुझे लगता है कि अब नज़र आने लगे हैं। मैम 20 साल इस सफ़र के, बर्ड वॉचिंग के सफ़र के, अब तक आप कितने पक्षियों की प्रजातियों को देख चुकी हैं? करीब 900। 900। इंडिया में 1300 पक्षी हैं। 1300, और आपने सभी लगभग 1300 देखे हैं? नहीं, 900 देखे। 900 भारत की? भारत देश या विदेश देश विदेश सबका लेकर। जी मैम, बहुत से यंग बर्ड वॉचर्स आपसे एक टिप लेना चाहेंगे, एक संदेश लेना चाहेंगे कि वो इस फील्ड में कैसे आगे आएं, उनके लिए क्या ज़रूरी है, क्या वो पहला कदम होगा उनका इस फील्ड में? मैं तो ये कहूँगी कि पहले वो बर्ड्स को जाने, बर्ड्स के बारे सीखे, एक फील्ड गाइड वो ले लें, बाइनोकुलर्स खरीद लें और पक्षियों को अच्छी तरह जान ले। उसके बाद वो फोटोग्राफी में आए, क्योंकि मैंने बहुत बार देखा है फोटोग्राफर्स जो हैं वो फ़ोटो लेते हैं और फिर इधर उधर देख के पूछते हैं व्हाट इज़ दैट बर्ड, तो वो बहुत ख़राब है। मैं बोलूँगी कि पहले तो एक फील्ड गाइड खरीदिए। बहुत अच्छे फील्ड गाइड्स मिलते हैं, सबको मालूम है आजकल। ऑनलाइन भी फील्ड गाइड्स आई मीन यू कैन सी देम ऑनलाइन ऑल्सो। और पक्षी को सिर्फ देखने के लिए घूमें, फिर बाद में फोटोग्राफी, और वातावरण को दूषित ना करें। मैं अभी ओरिएंटल किंगफिशर, डॉर्फ किंगफिशर को शूट कर रही थी जी। और किंगफिशर एक डाली पर बैठ रहा था और वहाँ से वो मुंह में फीड लेकर अपने बच्चों को खिलाने के लिए, आई मीन उसका नेस्ट नीचे था तो ऐसे डाइव कर रहा था। तो एक सज्जन आए, उनके साथ उनके बच्चे, उनके लेडीज़, फीमेल फैमिली मेम्बर्स, और एंड टू माई शॉक आई सॉ दैट जहाँ वो किंगफिशर बैठा हुआ, जहाँ उसका पर्च था, वहीं से वो सैर करके आ रहे हैं, उसी जगह से। तो काफ़ी लोग प्रकृति में जाते हैं घूमने के लिए, पक्षी देखने के लिए नहीं। तो जब अगर पक्षी देखना है तो बहुत डिसिप्लिन्ड होना है, बहुत शांत होना है, और फिर अपने आँखें और कान खोल के रखना है, फिर आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। मैम, आँखें और कान खोल कर रखना है। आँखों को बहुत कुछ भाता है, लेकिन कानों को बहुत सूदिंग आवाज़ चाहिए होती है। आपने उन पक्षियों की सूदिंग आवाज़ सुनी है? सबसे मधुर आवाज़ किस पक्षी की है? All the singing birds like orioles, बुलबुल नहीं, orioles are very sweet sounding. In fact, Sultan tit is also very nice, sings a good song. That royal bird. Yes, royal bird. Wren babblers sing very sweetly. जैसे लीसू रेन बैबलर की जो सॉन्ग था इतना स्वीट था, आई वॉज थिंकिंग कि यहीं रुक जाए और उसका गाना सुनते रहे। मैम, जो बर्ड वॉचर्स होते हैं बेसिकली दे आर मैसेंजर्स ऑफ नेचर। वो खुशखबरी भी लेकर आते हैं कि ये पक्षियों की संख्या बहुत बढ़ गई है, और ये मैसेज भी लेकर आते हैं कि अब ये पक्षी नज़र नहीं आ रहे और दे आर नियर टू एक्सटेंट। तो कहीं ना कहीं कोई ऐसा रिकॉर्ड भी मेंटेन होता है कि कोई नया पक्षी मिला या इतनी संख्या बढ़ी, और इस रिकॉर्ड को कैसे मैनेज किया जाता है?
हम ऐसे करते हैं कि देर आर नाउ लॉट्स ऑफ साइट्स। एक है eBird. eBird is a data site and it is coordinated by Cornell Laboratory, Ornithological Laboratory in New York, and they are working, वो coordination में work कर रहे हैं इंडिया बर्ड काउंट इंडिया ऐसे कुछ ऑर्गेनाइजेशन है। और हम लोग जब भी कोई बर्डिंग एरिया में जाते हैं, फ़ोटोज़ लेते हैं, हम चेकलिस्ट बनाते हैं उनके कि क्या क्या हमने देखा, और वो चेकलिस्ट हम eBird इंडिया, वी आर इन eBird इंडिया, हम उसमें डालते हैं। तो नाउ साइंटिस्ट्स आर यूजिंग दिस डेटा टू find out what birds are available in which location. In fact, such a good website it is कि अगर मान लो कि कोई बर्ड आपने देखा है और वो उस लोकेशन के लिए नहीं है, मौजूद नहीं है अकॉर्डिंग टू द eBird, तो उसको आप ऐड कर सकते हैं और उसमें फ़ोटो भी डाल सकते हैं, डालना ही चाहिए एज प्रूफ दैट yes, this bird has been found here. So they add it to the database. So फिर people know कि कौन से birds कहाँ मिल रहे हैं, और 5 साल के बाद वो देखकर कंपेयर कर सकते हैं कि अभी क्या जो बर्ड वॉचर्स चेकलिस्ट डाल रहे हैं, कौन से बर्ड्स की कमी है या कोई नए बर्ड्स और आए हैं, तो एक कंपैरेटिव एनालिसिस हो सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, आप इस कार्यक्रम में हमारे साथ शामिल हुई, इस जर्नी को आपने हमारे साथ साझा किया, और आपके साथ इस जर्नी को जीकर सच में लगा कि पक्षियों की दुनिया, ये परिंदों की दुनिया बहुत खूबसूरत है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी धन्यवाद। अब वो पहले वाली सुबह नहीं आती। अब हमारी खिड़की के बाहर, हमारे घर की बगिया में सुबह सुबह चिड़िया नहीं चहचहाती। लेकिन इसका कारण हम आप ही तो हैं। हमने प्रकृति को इतना नुकसान पहुंचाया, हमने प्रदूषण फैलाया, और हमने प्रकृति की इस सबसे सुंदर कृति, इस पक्षी, इस परिंदे, इस नन्ही सी चिड़िया को भी अपने घर से कहीं दूर कर दिया, अपनी ज़िंदगी से बहुत दूर कर दिया। लेकिन ध्यान रहे, कहीं भविष्य इसकी वजह से बहुत भयावह ना हो जाए। तो चलिए, देर अब भी नहीं हुई, एक कदम बढ़ाते हैं प्रकृति की ओर, क्योंकि हम आप सब मिलकर कदम बढ़ाएंगे तो प्रकृति में फिर से वही हरियाली आ जाएगी, और फिर से चिड़िया हमारे घर के बाहर आकर चहचहाएगी, और फिर से ज़िंदगी में खुशहाली आ जाएगी। तो इसी बात के साथ कि हम सब मिलकर एक कदम बढ़ाएं प्रकृति की ओर, अभी के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, और आप देखते रहिए सनसेट टीवी। नमस्कार।